हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर वाले सेशन में। आज जो है हम 23 सितंबर वाले करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन, सारे रिपोर्ट, सारे न्यूज़ को अच्छे से समझेंगे। अभी बहुत सारे जो है सरकार के द्वारा जो है प्लान लाया जा रहा है, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अभी जो फिलहाल जो कौन सा एग्ज़ाम है आपका, एमटीएस एनटीपीसी का जो है सो लगा हुआ एग्ज़ाम, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम एकदम आपके सामने अगले महीने 1 तारीख से ये जो है शुरू होने वाला है। तो आपको करंट अफेयर जो है सो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसी चलते जो है आगे बढ़ते हैं और समझते हैं करंट अफेयर को। सेशन को शुरू करते हैं। संघर्ष सफलता वाले क्लास में आज क्या है, सी फॉर द हाईएस्ट, एम एट द हाईएस्ट। आप अपने जो है सो जीवन में ऊंचा जो है सो सोच को, विचार को बनाइए और ऊंचा जो है सो उठने की कोशिश, ऊंचाई पे रहकर जो है सो ऊंची सोच रखिएगा ना, तभी आप जीवन में कुछ ऊंचा चीज प्राप्त कर सकते हैं। हाईएस्ट एम द एंड यू शैल रीच द हाईएस्ट। आप जो है ऊंचाई पर होकर ही क्या प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ऊंची सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को ख्याल में रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। पहला जो हमारा आगे है, आज हम लोग क्या क्या समझेंगे। आज टॉपिक जो है सो क्या क्या है, टॉप टॉपिक टुडे आज टॉपिक क्या है, तो आज जो हम समझेंगे वो है 2022 एवं 30 सितंबर के दिवस के बारे में जानेंगे। कौन कौन से दिवस इसमें आते हैं 22 और 23 में। डेमोनेटाइजेशन क्या है, विमुद्रीकरण क्या कहलाता है, क्या है आखिर ये कैसे काम करता है और किस लिए जो है सो इसको देश में अपनाया जाता है। भारत सिंधु जल संधि क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यूपीआई लेन देन में वृद्धि, इसके बारे में जानेंगे कि वृद्धि हो रही है और नोटों का क्या हो रहा है, ये आगे चलेंगे। विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या था, इस चीज को दोनों को अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे। आगे चलते हैं। आगे है, पहले है 22-23 सितंबर में। 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है कैंसर अवेयरनेस के लिए। कैंसर से लड़ने वाले जो रोगी होते हैं उसके लिए जो है सो ये दिन रखा जाता है और उन्हें जो है सो जागरूकता उसमें फैलाया जाता है। इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए पहले। वर्ल्ड रोज डे हर साल जो है कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है। कैंसर से जूझ रहे मरीजों को जिंदगी में खुशियां लाने एवं मकसद से हर साल जो है 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। कब से ये जो है सो किया जा रहा है। रोज डे दुनिया भर में कैंसर रोगियों के संघर्ष को सलाम करने और उन्हें जिंदगी की नई शुरुआत करने को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड रोज डे उन्हें इस भयंकर बीमारी से लड़ने एवं प्रोत्साहित करने, जागरूकता के लिए फैलाया जाता है। कब, 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे के दिन इन लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मिला जो है सो मनाया जाता है। इसके बारे में समझते हैं कैसे शुरुआत हुई थी। तो देखिए, एक लड़की थी मिलिंडा रोज, इसका नाम था मिलिंडा रोज। ये क्या हुआ, इनको ब्लड कैंसर था इस बच्ची को। वर्ल्ड रोज डे कनाडा की रहने वाली एक बच्ची मेलिंडा की याद में मनाया जाता है, जिसे सिर्फ 12 साल की उम्र में ही क्या हो गया था, ब्लड कैंसर हो गया था। और यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। ब्लड कैंसर का कहीं जल्दी इलाज ही नहीं है। पूरे ब्लड के प्लेटिनम को जो है सो बदलना, प्लेटलेट को बदलना पड़ता है। मिलिंडा की सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर ने कहा और अपना हाथ जो है वो खड़ा कर दिया कि भाई अब ये जो है बच्ची नहीं बचने वाली है। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा जो है सो नहीं जी पाएगी। कितने, 2 हफ्ते, 2 वीक। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये लड़की जो है सो 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं जिएगी। लेकिन मिलिंडा ने हार नहीं मानी और पूरे 6 महीने तक जो है सो ये जंग से लड़ती रही। और वो जहाँ रहती थी, जिस हॉस्पिटल में, वहाँ के मरीजों को भी प्रोत्साहित किया करती थी, खुश रहती थी और लोगों को भी खुश किया करती थी। इसीलिए मिलिंडा रोज की ही याद में क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। कैंसर अवेयरनेस, कैंसर से लड़ने वाले जो है सो मरीजों के लिए ये किया जाता है। क्लियर है। यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि इस दिन और क्या है, 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। इस दिवस को गेंडे की 5 प्रजातियों को जो है बचाने के उद्देश्य से उनको जागरूकता फैलाया जाता है लोगों में। एक है काला, एक सफ़ेद, ग्रेटर एवं सिंह, सुमित्रा एवं जावा गेंडा। ये इन गेंडों को जो है सो बचाने एवं इनको जो है सो जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए वर्ल्ड राइनो डे जो है सो मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका के द्वारा जो है सो की गई थी। इसके बाद से 2011 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे क्या किया जाता है, वर्ल्ड लेवल पर इसे जो है सो मनाया जाता है। क्लियर है। और एक और चीज है, वो क्या है, वर्ल्ड रिवर डे मनाया जाता है। क्या है वर्ल्ड रिवर डे, तो हर साल सितंबर के
चौथे रविवार को मनाया जाता है, फोर्थ संडे। कब? फोर्थ संडे को मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड रिवर डे मनाया जाता है। जीवन क्या है? पानी जो है सो, पानी क्या है? वाटर से जीवन जो है सो, जल ही क्या है? जीवन है। तो उसके बचाव के लिए जो है सो ये वर्ल्ड रिवर डे मनाया जाता है। पीने का पानी कहाँ से मिलता है? तो यही हमें जो है सो नदियों से ही प्राप्त होता है। नदियों के पानी से और क्या करते हैं? खेती बाड़ी, सिंचाई और बहुत सारे वन्य जीवन जो है सो, जंगल देखने को मिलेगा, जीव जंतु भी इस पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो है सो पानी को बचाव के लिए ये जो है वर्ल्ड रिवर डे मनाया जाता है। प्रदूषण, आज के समय में बहुत सारे जो है नदियों, इतना प्रदूषण हो चुका है जिनको बचाना बहुत जो है सो जरूरी है। प्रदूषण हो गई है नदियाँ, कैसे? उनकी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन है, अभी आप देख रहे होंगे अभी के समय में कितने सारे जो है सो मौसम बदलाव हो रहा है। अभी बरसात हो रहा है, फिर जो है सो बहुत गर्मी आ रही है। तो ये हो कैसे रहा है? जलवायु परिवर्तन। पानी को हमने इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है, और इतना जो है सो पानी सूख गया है। कारण पोल्यूशन जो है सो, गाड़ी से पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे पोल्यूशन का कारण है ये। तो प्रदूषण के कारण ही जो है क्या हो रहा है? वो जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बांधों के बहुत ज़्यादा निर्माणों से पानी का जो है सो एक ही जगह ठहराव होने के कारण जंगलों तक, नदियों तक और भी बहुत सारे क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाने के कारण जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन जो है सो, प्रदूषण जो है सो इसका बहुत बड़ा कारण होते जा रहा है। रक्षा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कदम कुछ उठा सकते हैं। नदियों के बारे में लोगों में जागरूकता जो है सो फैला सकते हैं, और उनको जो है सो इसकी जानकारी दे सकते हैं कि किस कारण हम लोग नदियों के जो है सो प्रदूषण, उसको जो है रोका जा सकता है। क्लियर है? यहाँ पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा 22 सितंबर को एक और जो है मनाया जाता है। क्या है आपका? एक और दिवस है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। सांकेतिक जो है सो, लोगों जो बहरे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वो सांकेतिक तरीके से जो है सो बात करते हैं। वो उसका जो है सो क्या है? 22 सितंबर 2024 को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में से मनाते हैं। बहरे और हियरिंग इम्पैक्ट लोगों को सांकेतिक भाषाओं के महत्व पर विचार किया जाता है। इस साल 2024 में इसका थीम क्या था? 2024 में साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स, सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए पंजीकरण करें। तो ये जो है इस साल का थीम दिया गया था। सांकेतिक भाषा का जो है सो क्या करें? आप जो है पंजीकरण करें। पहला अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा 23 सितंबर 2018 को, ये जो है सो क्या होगा? ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। कितने सितंबर को? 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर 2018 को शुरुआत हुई थी। 23 सितंबर का चयन इस तथ्य के कारण भी किया गया था कि 1951 में इसी दिन विश्व बाधिर संघ, क्या है? विश्व वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ का जो है सो क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। विश्व बाधिर संघ का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। इसीलिए ये जो है 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलिए अब समझ लेते हैं आगे की ओर। SIDM ने UAE भागीदारों के साथ रक्षा उद्योग सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने? 2 समझौता ज्ञापन पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके किसके में? SIDM ने UAE भागीदारों के साथ में। फ्रांस के, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ के आयुक्त पद से इस्तीफा इन्होंने दे दिया। जॉर्डन के राजा ने जाफर हसन का नया प्रधान जो है मंत्री नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को SSB प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? SSB न्यू प्रमुख नियुक्त किया गया है। सरकारी नारी शक्ति पर 3 लाख करोड़ खर्च करेगी कौन? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जो है सो यह बताया गया है। GFRS 2024 19 से 21 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। क्या? GFRS 2024 सितंबर में 19 तारीख से 21 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। ओवर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में PMEGP के तहत 3,148 करोड़ से अधिक जो है ऋण वितरित किए जाएंगे। लोन जो है सो लोगों को दिए जाएंगे तीसरे टर्म में।
विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत रोमानिया स्मारक टिकट जो है सो जारी किया है। क्या किया है? भारत रोमानिया स्मारक टिकट जारी किया है। आगे समझ लेते हैं, आगे क्या है हमारा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना जो है सो इसका शुभारंभ किया है। किसने? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर 2024 को एनपीएस वात्सल्य योजना की आधिकारिक जो है सो शुरुआत की गई है। यह योजना केंद्रीय बजट में 2024 में की गई है। घोषणा की अनुरूप जो है सो क्या है, एनपीएस वात्सल्य में निवेश के लिए बच्चों के लिए ये जो है सो ये एक साइट लाया गया है, एक प्लान लाया गया है कि देखिए जो बच्चे हैं उनके लिए आप जो है साल में महीने में 1000 रुपये जो है सो जमा कर सकते हैं कम से कम। और जो है सो आगे चल के वो बच्चों को बहुत बड़ा निवेश के रूप में उनको जो है 18 साल जब पूरा हो जाएगा तब वो जो है क्या करेंगे, उसका आधिकारिक उस अकाउंट के जो है सो आधिकारिक रूप से वो जो है सो संचालन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है, साइट भी लॉन्च है, एक बुकलेट भी लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तृत रूप है। ये किसका स्कीम है, किसके द्वारा चल रहा है? राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के द्वारा ये चलाया जा रहा है। क्या? तो ये जो है एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य योजना बोलते हैं इसको। बच्चों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, भविष्य में बच्चों की आर्थिक स्थिति को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये प्लान जो है सो सरकार द्वारा लाया गया है। नाबालिग बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के लिए जो है इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोला जाएगा इनका, वो उनको भारतीय नागरिक होना होगा। अपने बच्चों के वित्तीय भविष्य के लिए यह सुरक्षित करने के लिए जो है सो अकाउंट खोला जा रहा है। बच्चा 18 वर्ष का जब हो जाएगा तब खाता उसके नियंत्रण में कर दिया जाएगा, उसके हैंडल में कर दिया जाएगा। कम से कम 1000 रुपये प्रति माह जो है सो आपको उस खाते में जमा करना होगा। बहुत ही अच्छा ये प्लान जो है लाया गया है सरकार के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा कि केरल लगातार दूसरे वर्ष भी, पिछले वर्ष भी क्या था, केरल खाद्य सूचकांक में जो है शीर्ष पर था, फर्स्ट पर था। स्टेट में भारत में खाद्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर था? केरल था। और इस वर्ष भी क्या है, केरल है। केरल ने एक बार फिर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2024 में भी पहला स्थान जो है सो दूसरी बार भी हासिल किया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब दक्षिणी राज्य ने यह स्थान प्राप्त किया है। यह रिपोर्ट कहाँ से दिया जाता है? FSSAI इसके द्वारा, FSSAI के द्वारा जो है सो क्या किया जाता है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के द्वारा 2024 का उद्घाटन सत्र में इसे जारी किया गया है और बताया गया कि केरल जो है लगातार इस वर्ष भी क्या है, खाद्य सूचकांक में फर्स्ट नंबर पर है। आगे समझते हैं, भारत विश्व के समग्र उर्वरक उत्पाद में तीसरे स्थान पर है। नाइट्रोजन उर्वरक में भारत दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। गुजरात उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादन 14% करता है। भारत दुनिया भर में उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। क्या है? उपभोक्ता भी है। चलिए जो है सो इन कंपनियों के बारे में कुछ समझते हैं। ये कंपनियों, 4 कंपनियां कौन कौन सी है ऐसी? भारत कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड इसका नाम है। किसका? FIICO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या उत्पादन करता है? यूरिया, DAP जटिल उर्वरक जो है सो ये उत्पादन करता है ये कंपनी। चंबल फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल लिमिटेड का क्या उत्पादन है? यूरिया, डायनोमिया, फास्फोरस और अन्य जटिल उर्वरक भी जो है सो इनके खाद्य पदार्थ जो है सो दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आगे क्या है? तीसरा नंबर में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। क्या है? कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड उत्पाद फास्फोटिक उर्वरक, फसल सुरक्षा उत्पादों और विशेष पोषक तत्वों को जो है सो इनके द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। कृषक भारतीय कॉरपोरेटिव लिमिटेड, कृषक भारतीय उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इनके द्वारा यूरिया, अमोनिया और जटिल उर्वरक भी इनके द्वारा क्या कहता है? बनाया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है इन कंपनियों के द्वारा। चलते हैं आगे हम। क्लियर है? यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट है इसमें जो है सो आप लोग पूरा बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप आधा वीडियो देखिए और जो है सो आधा छोड़ दीजिए तो कंटेंट आपका अधूरा रह जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप थोड़ा लाइक कर दीजिए, एक हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें जो है सो अच्छा लगता है कि भाई चलो कोई तो देख रहा है, कम से कम हमारी वीडियो को देखते हुए हम जो है सो और अच्छे चीज़ों को लेकर आएँ ताकि बच्चों को एग्जाम में किसी भी तरीका का जो है कोई क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से न छूटे।
क्लियर है। चलते हैं आगे। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। ये मांग 2023 से जो है सो किया जा रहा है। ठीक है, अब इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? कब जो है सिंधु जल संधि जो है सो लाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1960, 1967, 1987 या 1956। तो इसमें का सही आंसर है कि भारत संधि जल संधि पर 1960 में जो है क्या किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था। चलिए इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, हम लोग क्लियर तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा जो कहा जाए तो इंडस वैली वाटर ट्रीटी, भारत नदी सिंधु नदी जो है संधि, ये जो है 19 सितंबर 1960 को, इसको लगभग 64 साल हो चुके हैं। मध्यस्थता किसके बीच में हो रहा था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन करवा रहा था? तो ये जो है विश्व बैंक करवा रहा था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा था। मध्यस्थता जो है कौन था इन दोनों के बीच में? मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक है। इसके द्वारा जो है नियम लाए गए और इनको जो है बुलाकर उनको सामने जो है बहुत सारे प्रस्तावों को रखा गया। कौन अध्यक्षता, कौन जो है सो भारत से कौन थे? तो उस समय के जो है सो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो मोहम्मद अयूब खां थे राष्ट्रपति वहां के। वो उन लोगों दोनों के बीच में जो है ये प्रस्तावों को रखा जा रहा था, उन पर चर्चा की जा रही थी। भारत में सहायक नदियां कौन कौन सी है जो जाकर सिंधु नदी में आगे मिल जाती हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये चारों नदियां जो है सो क्या होती हैं? आगे जाकर जो है सिंधु नदी में मिलती है। और ये सिंधु नदी आगे जब मिल जाता है, ये चारों नदियां सहायक, तो ये पाकिस्तान की ओर जो है पहुंच जाती है। इसी पर जो है जल संधि किया गया था 1960 में। लेकिन उस जल संधि में अभी फिलहाल में जो है बदलाव करने की मांग की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा उसको जो है पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे, हम आपको जो है बांध वगैरह नहीं बनाने देंगे, कोई भी काम नहीं करने देंगे। तो इसको जो है विभाजन, नदी का जो विभाजन हुआ वो क्या हुआ? तो उस समय किस समय? 1960 में नदी का विभाजन जो हुआ, पूर्वी नदियां भारत की जो पूर्वी नदियां हैं, सतलज, रावी, ब्यास, इनको जो है सो भारत की ओर में जो है सो देखा जाएगा, और पश्चिमी नदियां पाकिस्तान, झेलम, सिंधु और चेनाब, ये जो है सो क्या किया गया? ये पाकिस्तान की ओर जो है सो दे दिया गया। इसमें कितना प्रतिशत जो है सो भारत रखेगा इसका हिस्सा नदी का, और कितना प्रतिशत पाकिस्तान रखेगा? तो 20% जो है इसका जो है क्षेत्र में, इसका जो है विभाजन में 20% हिस्सा होगा किसका? भारत का। 80% हिस्सा किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। और 2023 से इस बदलाव के लिए जो है सो पाकिस्तान से मांग किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है सो अभी तक बदलाव के लिए कोई सी तरीका का प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, वो बदलाव करने के लिए जो है सो नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये समझ गए, क्लियर तरीका से समझ गए, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो आप लोग जो है सो कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा, आपको डेली करंट अफेयर हमारा देखिए भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमटीएस का भी अभी आपको तत्काल में एग्जाम है सामने, एनटीएसपी, एनटीपीसी, उसके बाद जो है सो बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो करंट अफेयर को डेली पढ़िए, रिवीजन वीकली में भी कोशिश कर रहा हूं कि वीकली रिवीजन भी आपको आगे चल के दूंगा इसका। 2019-20 में और 23-24 के बीच जो है यूपीआई, क्या यूपीआई मोबाइल में आप लोग जो है सो फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं ना, तो यूपीआई जो है सो 2019-20 और 23-24 के बीच में लेन देन की मात्रा में कितनी वृद्धि जो है सो इसकी हुई है, कितनी वृद्धि जो है सो इसकी हुई है, कितनी देखने को होती है? तो ये जो है सो यहाँ 19-20 से 23-24 में जो है देखा जाए तो ये कितनी वृद्धि हुई है? तो वो देखिए आपका सही आंसर है इसका 10 गुना की वृद्धि। इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 10 गुना की वृद्धि हुई है। 10 गुना जो है सो यूज करने वाले यूजर्स जो है सो इसको बढ़ चुके हैं। तो आप इसके बारे में चलिए कुछ समझ लेते हैं, क्लियर तरीके से समझ लेते हैं। यूपीआई कहा जाए तो यूपीआई लेन देन में 10 गुना वृद्धि जो है सो हुआ है 2019-20 से जो है 23-24 तक जो है सो इसका 131 बिलियन तक का जो है क्या हुआ है, इसकी मात्रा 80% जो है सो बढ़ गई है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तत्काल भुगतान, तुरंत जो है सो सेवा ये मिलेगा आपको मोबाइल पर। बस 4 डिजिट का पिन डाल दीजिए और 4 डिजिट के पिन से आपका पैसा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो है तत्काल भुगतान सेवा है, इसी को कहा जाता है। ये कब आया था? 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्यों की बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च करने के लिए बैठक हुआ और इसको जो है 2016 में लॉन्च किया गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है सो एनपीसीआई के द्वारा इसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है। भुगतान प्रणालियों को यही जो है सो देखता है और इसके संचालन और प्रबंधन यही करता है। कौन? एनपीसीआई। यूपीआई का कौन संचालन करता है, चलाता कौन है? तो एनपीसीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, देखा जाता है। क्लियर है? यहाँ पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण, क्या विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? विमुद्रीकरण जो 2016 में किया गया था, नवंबर 2016 में, जिसमें जो है सो क्या उसका जो है मुख्य उद्देश्य था, क्यों उसको बंद किया गया, क्या उससे उसका नतीजा मिला? तो इसका सही आंसर होगा कि काले धन को खत्म करना और डिजिटल भुगतान को क्या करना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। चलिए विमुद्रीकरण के बारे में समझ लेते हैं। इसका जो डेमोनेटाइजेशन, ये क्या है? डेमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण का उद्देश्य काले धन को खत्म करना और डिजिटल भुगतान को क्या करना, प्रोत्साहित करना। मार्च 2017 तक ये प्रचलन में रहा और बैंक नोटों का मूल्य 20% तक कम हो गया। बैंकों का नोट जो है वो मार्केट में देखा जाए तो 20% जो है सो मार्केट से हट गया। उसकी जगह क्या आ गया? तो उसकी जगह यूपीआई, ऑनलाइन जो है सो पेमेंट जो है सो उसमें डिजिटल भुगतान ने जगह ले लिया। राष्ट्रीय मुद्रा में कोई परिवर्तन क्या कहलाता है? मुद्रा। मुद्रा में परिवर्तन, मुद्रा पैसा में परिवर्तन, नोट को बदलना, नोट की उसकी पहचान को बदलना, उसकी जो है सो दिखावट को बदलना, ये क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। या पुराने नोट को हटाकर नया नोट लाना, उसको भी क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। प्रचलन से हटा अक्सर नए नोटों या सिक्कों को बदल दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो विमुद्रीकरण कहलाता है। अर्थव्यवस्था में एक कठोर हस्तक्षेप है। अर्थव्यवस्था में बहुत ही, ये माना जाए तो बहुत ही ज़्यादा कठोर, बहुत ही ज़्यादा जो है हाई लेवल पर इसे जो है माना जाता है। विमुद्रीकरण गलत तरीके और अर्थव्यवस्था में अराजकता या गंभीर मंदी को ला सकता है। नोट बंद हो जाएगा अचानक से तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, बहुत सारे चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा इस पर। तो 1946 में और 1923 तक जो है, 1946 से लेकर 1923 तक भारत में कुल जो है 5 बार विमुद्रीकरण देखने को मिला है। कब कब? 5 बार जो है देखने को मिला, 1946 से 2023 तक। देखिए यहाँ 12 अगस्त 1946 में पहली बार जो है ब्रिटिश सरकार और उस समय के आरबीआई गवर्नर, ब्रिटिश सरकार और आरबीआई गवर्नर चिंतामन दिवाकर नाथ देशमुख के द्वारा जो है 500, 1000 और 10,000 के उस समय नोट चलते थे, उनको क्या किया गया? उन नोटों को बंद किया गया। क्या किया गया? बंद किया गया। फिर उसके बाद दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के सरकार ने 1000 और 500 के नोट को क्या, और 10,000 के नोटों को क्या कर दिया? बंद कर दिया यहाँ पर। और आगे 22 जनवरी 2014 को आरबीआई ने घोषणा की। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई ने यहाँ पर जो है सो घोषणा की 2014 में कि 2005 से पहले जारी किए गए सभी नोटों का प्रचलन जो है क्या कर लिया जाएगा? वापस ले लिया जाएगा। व्यक्ति आगे चलकर 2014 तक बैंकों में ऐसे नोट क्या किए जाएंगे? बदले जाएंगे। 2005 से पहले के जितने भी नोट है 2014 तक जो है उसको लिए जाएंगे। 2016 में चौथा बार जो है भारत ने अपने देश की 86% मुद्रा को क्या किया? विमुद्रीकरण कर दिया। और 500 और 1000 रुपए के नोट जो हैं नोटबंदी में देखने को मिले थे। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा ये देखने को आपको मिला था। 19 मई 2023 को अंतिम बार ये कब हुआ? तो ये 2023 को 19 मई 2023 को आरबीआई ने फिर से 2000 रुपए के नोट को क्या कर दिया? वापस लेना शुरू कर दिया, छापना उसको बंद कर दिया। ये तो हम लोगों ने क्या समझ लिया? विमुद्रीकरण जो है सो देश में लाया जाता है, बहुत गंभीर जो है सो ये माना जाता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? भारत और अमेरिकी सेना के बीच में 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान में, अगर आपने जो है पहले करंट अफेयर देखा होगा आपको ये आंसर पता होगा, ठीक है। महाजन
फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था। मैंने पहले भी जो है सो इसका करवाया था कि 9 से 22 सितंबर तक भारत अमेरिकी सेना के बीच में कौन सा अभ्यास किया जा रहा है। अगर आपने मेरा करंट अफेयर पहले देखा होगा तो आपको ये आंसर बिल्कुल पता होगा। देख लीजिए कौन है, कोबरा गोल्ड, मालाबार युद्ध अभ्यास या ये रेड फ्लैग। तो ये युद्ध अभ्यास जो है सो किया जा रहा है किसके किसके बीच में, इंडिया और यूएसए अमेरिका के बीच में जो है ये किया जा रहा है। क्लियर है, चलते हैं आगे, हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो भारत अमेरिका सैन्य युद्ध अभ्यास 2024 600 भारतीय और अमेरिकी सैनिक जो है इसमें क्या है, शामिल है। इन दोनों के बीच में जो है किया जा रहा है, इनके देश के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 है। ये 20वां संस्करण है। कितना बार हो गया, 20 बार। कितना हो गया, 9 सितंबर 2024 को इसको शुरुआत किया गया था। कहां पर, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसको शुरुआत किया गया था। 22 सितंबर 2024 तक ये क्या होगा, चलेगा। 9 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक ये चलेगा। मिलिट्री एक्सरसाइज वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष भारत और अमेरिका के बीच में बारी बारी ये आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है, भारत और अमेरिका के बीच में बारी बारी आयोजन 2004 से जो है किया जा रहा है। क्लियर है, यहाँ पे ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19 सितंबर 2024 को कहां पर 19वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है। क्या, दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया है। विशाखापत्तनम में जो है 19वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन किसके द्वारा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा जो है सो कब किया गया, 19 सितंबर को किया गया है। इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, दिव्यांगों कारीगरों के उत्पादों, शिल्प, हस्तशिल्प कहा जाए, हाथ से बनाई जो है उनका, कारीगरों का हाथ से बनाई कौशल के प्रदर्शन के लिए 19 सितंबर से 29 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। कहां पर, विशाखापट्टनम में। किसका, दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों से हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई काम करने वाले या डिब्बा बंद जो है भोजन तैयार करने वाले इन कारीगरों, दिव्यांग कारीगरों को यहाँ लाया गया है और उनके हाथ के बनाए हस्तशिल्पों को प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और लगभग 100 दिव्यांगों को यहाँ कारीगरों को जो है सो बुलाया गया है और उनके द्वारा बनाए प्रोडक्ट, उनके द्वारा बनाए गए जो भी चीज़ें होंगी यहाँ सरकार को दिखाई जाएंगी। इन मेलों को रखा गया है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है। देखिए भैया, ये जो आप जानेंगे ना, ये बहुत जो है सो समझना बहुत जरूरी है। तो किसको, अभिनव बिंद्रा, अखिल श्योरान, राज्यवर्धन सिंह राठौर या मनु भाकर। तो ये मनु भाकर को जो है पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है। कौन है मनु भाकर, इनके बारे में जान जाइए। अभी जो आप लोगों को ओलंपिक देखने को मिला है ना, इन ओलंपिक में इन्होंने जो है 2 मेडल जीता है इन्होंने, मनु भाकर ने। और इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट है ये भारत से। निशानेबाजी में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक मेडल इन्होंने जीता है। भारत की पहली भारतीय महिला निशानेबाज कौन है, तो ये है आपकी मनु भाकर। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप जो है मनु भाकर का नाम याद रखिएगा। इनकी कितनी उम्र हो रही है, तो लगभग जो है इनका उम्र जो है 22 साल उम्र हो रहा है। कितनी कम उम्र में जो है सो देखिए, टैलेंट जो है ना अपने अंदर में जगाना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आप किसी चीज़ को जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप मेहनत नहीं कीजिएगा, आप सोचिएगा कि बहुत सारी चीज़ों को हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। आपको स्वयं अपने लिए जो है सो खड़ा होना होगा, तब आप किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये लास्ट है हमारा, अंतरराष्ट्रीय परिषद द्वारा घोषित पहला ICC आयोजन कौन सा होगा जहां महिलाओं को पुरुषों के समान पुरस्कार राशि दिया जा रहा है। ICC T20 वोमेन 2024 में इसको जो है
ये महिलाओं को क्या किया जा रहा है, इनको ये जो है पुरुषों के समान उनको पुरस्कार राशि मिलेगा। इसमें किसमें, ICC T20 वुमेन 2024 में इनको क्या मिलेगा, पुरुषों के ही समान जो है सो ये जो जीतेगा उसका जो भी पुरुषों को जो मिलता है वही इनको पुरस्कार मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए कुछ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने एक बम्पर और ऐतिहासिक ऐलान किया। क्या? अब पुरुषों और महिलाओं को खिलाड़ियों को भी वर्ल्ड कप में बराबर का इनाम राशि देने की शुरुआत की जा रही। अगले हफ्ते UAE में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में इसका शुरुआत किया जाएगा। ICC ने एक बयान में कहा कि महिला T20 वर्ल्ड कप के विजेताओं को टॉप 2.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब जो है 20 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो 2023 में कहा जाए तो साउथ अफ्रीका में खिताब जीतने वाले पर ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को दिए जाने वाले से करीब कितना, तो 8.5 करोड़ रुपए ज़्यादा है, मतलब 134% ये जो है सो अधिक इनको मूल्य दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है क्वेश्चन क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट हो गया। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ गए और इसी तरीक़े से आपको जो है करंट अफेयर मिलेगा। तो हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर बने रहिए और विद्यांगन अकेडमी के साथ में आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे आपको करंट जो है सो देखने को मिलेगा और बहुत सारे एनालिसिस जो है सो हम लोग एग्जाम के ऊपर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो में।